Dear students, myself Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry in SPC Government College, Ajmer. I will teach Inorganic Chemistry Paper 1 to the students of BSc Part 3rd. The topic of my lecture is Metal Ligand Bonding in Transition Metal Complexes, यानी संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि संक्रमण धातुओं में जो धातु लिगेंड बंध है उसका प्रकृति क्या है। क्या ये आयनिक है, क्या ये कोवलेंट है, या किसी अन्य प्रकृति का है। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं विद लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। जैसे ही हम संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं, हमारे दिमाग में संकरण की एक पिक्चर उभर के आती है। यानी जब भी हम किसी संकुल का संकरण करते हैं तो धातु कक्षकों को आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो लिमिटेशंस आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो ये आती है कि यह सिद्धांत धातु कक्षकों को तो महत्व देता है, लेकिन लिगेंड के कक्षकों को महत्व नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब भी हम संकरण करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हम मेटल के ऑर्बिटल्स लिखते हैं, उनका आपस में हम संकरण करवाते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं और उसमें हम लिगेंड के लोन पेयर डाल देते हैं। यानी हम सिर्फ मेटल को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लिगेंड को नहीं। यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे पहली कमी है। दूसरी कमी आप ध्यान से सुनिए कि आपको पता है कि जो भी एनर्जी से रिलेटेड चेंजेज होते हैं, जैसे कि कलर है या स्पेक्ट्रा है, वो तभी संभव है जबकि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई हो। जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं यानी संकरण पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सारी की सारी जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो संभ्रंश होती है, यानी डीजेनरेट होती है, अर्थात उनमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यही कारण है कि हम संकुलों के विभिन्न गुणों जैसे उनके रंग और उनका स्पेक्ट्रा यानी कलर एंड स्पेक्ट्रा को हम नहीं समझा पाते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दूसरी कमी है। तीसरी कमी जो है वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी can't explain why some ligands such as ammonia and cyanide forms inner orbital complexes, whereas some other ligands such as fluoride and water forms outer orbital complexes। यानी क्यों कुछ लिगेंड जैसे साइनाइड और अमोनिया है वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, जबकि फ्लोराइड और वाटर जैसे कुछ लिगेंड बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कोबाल्ट के दो संकुल लिए हैं। एक में कोबाल्ट की, दोनों में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, लेकिन दोनों में लिगेंड भिन्न भिन्न है। ऊपर वाले में हमने फ्लोराइड लिगेंड लिया है और नीचे वाले संकुल में हमने अमोनिया लिगेंड लिया है। जब हम फ्लोराइड संकुल लेते हैं तो आप देखिए कि हमें बाहर वाले डी कक्षकों से संकरण कराना पड़ता है, लेकिन जब हम अमोनिया लिगेंड लेते हैं तो हम अंदर वाले डी कक्षकों से संकरण कराते हैं। आपको पता है कि दोनों ही जो संकुल है वो अष्टफलकीय संकुल है। अष्टफलकीय जब भी संकुल होते हैं तो दो प्रकार के संकरण संभव हैं, या तो sp3d2 या d2sp3, राइट। लेकिन जब फ्लोराइड लिगेंड है तब हमें बाहर वाले डी कक्षक यानी 4d का यूज किया है, और इस केस में आप देखो कि इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब हम संकरण d2sp3 करते हैं, अंदर वाले डी कक्षकों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं समझा पाती कि ऐसा क्यों है, क्यों फ्लोराइड के साथ बाहर वाले डी कक्षक काम आ रहे हैं और क्यों अमोनिया के साथ अंदर वाले डी कक्षक काम आ रहे हैं। तो ये इसकी तीसरी कमी रही। चौथी जो कमी है वो इस प्रकार है कि अगर हम कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्सेस को देखें, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर हेक्सामिन कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि अमोनिया के साथ इनर ऑर्बिटल काम आ रही है, यानी 3d कक्षक काम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, d2sp3 हाइब्रिडेशन कराएंगे। अब अगर आप d2sp3 हाइब्रिडेशन करा रहे हो तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो हमने क्या करा, उसको 4d कक्षक में एक्साइट करा है, राइट। अब क्या हुआ कि हम क्या देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब 3d के बजाय कहाँ चला गया, 4d में चला गया, तो आराम से इसका संकुल से निकल सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट +2 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एक अच्छे अपचायक होते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज
This electron can easily be given by this complex, right? If this is so, then similar thing is with tetra cyano copper second complex. This is a square planar complex. See here there are 9 electrons, 2 copper plus 2 iron. Now for square planar geometry we do dsp2 hybridization, and now we have to vacate again d orbital. That's why this unpaired electron is excited into 4p orbital. ठीक है, यानी अगेन आप ये देख रहे हो कि ये एक स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है, और अगर हमें एक 3D कक्षक को खाली करना है तो हमने उसको हायर एनर्जी वाले 4p कक्षक में भेजा है। तो जो बात हमने ऊपर वाले संकुल के लिए कही वो इसके लिए भी होनी चाहिए, यानी अगर कोबाल्ट प्लस 2 के संकुल अच्छे अपचायक हैं, if they are good reducing agent, then square planar complexes of copper second must be also good reducing agent, यानी इनको भी अच्छा अपचायक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये अच्छे अपचायक नहीं है। तो ये सिद्धांत हमें ये भी नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों। अगली जो कमी रही वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉपर के स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड में जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 4p कक्षक में एक्साइट कर देती है, राइट। लेकिन जब हम इनकी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4p कक्षक में नहीं होकर के 3d कक्षक में ही रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। ये सारी स्टडी किनकी होती है, जैसे नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यानी जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि टेट्रा साइनो कॉपर सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसकी ये सारी स्टडी की थी। जो अगली कमी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो ये है कि वो हमें किसी अभिक्रिया या अभिक्रिया की क्रियाविधि को नहीं समझा पाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज this theory can't explain distortion in octahedral complexes। मैं जहां तक समझती हूं कि आप ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते होंगे, फिर भी मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। आप एक स्क्वायर को इमेजिन करो, राइट। स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर हैं उस पर 4 लिगेंड प्रेजेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ इस स्क्वायर जो है उसके परपेंडिकुलर पे जेड एक्सिस है। 2 लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग जेड एक्सिस एंड मेटल इज प्रेजेंट एट ओरिजिन, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, नाउ इफ द ऑल डिस्टेंस ऑफ मेटल लिगेंड इज इक्वल अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, then we say that it is a perfect octahedra, it is a regular octahedra। यानी अगर धातु से लिगेंड बंध की दूरी अगर सारी दिशाओं में बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अगर किसी वजह से जेड एक्सिस के लिगेंड को हम थोड़ा दूर ले जाएं तो आप क्या नोट करेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस पे जो 4 लिगेंड है स्क्वायर पे वो तो बराबर दूरी पर है, लेकिन वाई जो जेड एक्सिस के लिगेंड है वो मेटल से थोड़ा दूर हो गए। तो आप ये कहेंगे कि अब ये परफेक्ट यानी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना नहीं रही, हम ये कहेंगे कि ये विकृत अष्टफलकीय हो गई। ओके, सो दिस इज नोन एज टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, राइट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं द्विसमलंबाक्ष विकृति, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें देखो अलग अलग ज्योमेट्री के बारे में बता रही है, स्क्वायर प्लेनर बता रही है, टेट्राहेड्रल बता रही है, ऑक्टाहेड्रल बता रही है, लेकिन वो इस तरह की किसी विकृति के बारे में चर्चा नहीं करती, जो कि आगे हम CFT पढ़ेंगे तब आप देखिए कि हमें वो इस विकृति के बारे में बताते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत की जो अगली कमी थी वो ये थी कि हर वक्त ये जो प्रिडिक्शन करती है वो एकदम सही नहीं होता, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कार्य करने का तरीका था वो ये है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करती है कॉम्प्लेक्स की, उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालती है और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो ज्योमेट्री डिस्कस करती है, राइट।
लेकिन ये चीज हर वक्त सही नहीं होती। इसको मैं आपको ऐसा करती हूँ, एक एग्जाम्पल निकिल का बताती हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को मैंने लिखे हैं। इसमें आप देखोगे कि ये निकिल का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनो निकिल 2 जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप ये देखोगे कि ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और जो नीचे वाला जो क्लोराइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आप देखो, ध्यान से नोट करो कि जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो निकिल +2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर्ड हो गए हैं, है ना। यानी इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रतिचुंबकीय है, यानी इट इज डायमैग्नेटिक। यानी मैं क्या स्टेटमेंट दूंगी, ध्यान से सुनिए, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकिल +2 आयन आर डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होते हैं। समझ में आई मेरी बात? ओके। और जो निकिल सेकंड के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि वहां हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए हैं, यानी हम क्या कहेंगे कि वो अनुचुंबकीय है, इट इज पैरामैग्नेटिक। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं निकिल +2 आयन के, वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक, है ना। तो जनरल स्टेटमेंट हम अगर वीबीटी का देखें तो हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकिल सेकंड आर डायमैग्नेटिक बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकिल सेकंड आर पैरामैग्नेटिक, बट इन फैक्ट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। लेकिन यह बात हमेशा से सही नहीं होती। बहुत सारे ऐसे स्क्वायर प्लेनर निकिल सेकंड के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि डायमैग्नेटिक नहीं होकर के क्या हैं, पैरामैग्नेटिक हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें इस चीज को नहीं समझा पा रही है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देखेंगे कि जो भी बातें एनर्जी से चेंजेस से रिलेटेड हैं, है ना, वो भी ये नहीं समझा सकती। आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं उनकी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उष्मागतिक गुण होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी होती है, वो ये नहीं समझा पाती। अगेन हम यही कारण देंगे कि क्या, कि उनमें एनर्जी चेंज से रिलेटेड कोई चीज़ हमें नहीं समझाई गई है, इसीलिए चीज़ वो नहीं समझा पाते। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार हम सारे पॉइंट को वापस से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हम डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। तो थर्ड ईयर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे आने से पहले हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। और जब भी हम संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि धातु आयन कक्षों का संकरण हुआ है। अगर वह संकरण हम दिमाग में रख लेते हैं तो हम सारी कमियों को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कमी क्या हुई बताइए? कि सबसे पहली कमी ये हुई कि क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार सारी जो कक्षक है वो समान ऊर्जा के होते हैं और इसीलिए वो हमें कॉम्प्लेक्सेस का रंग और उसके स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं समझाती। इसके अलावा वो जो संकरण करती है वो सिर्फ धातु कक्षकों का करती है, केवल मेटल ऑर्बिटल्स का करती है। इसका मतलब होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केवल मेटल को ही इंपॉर्टेंस देती है, लिगेंड को नहीं देती, राइट। तो ये 2 कमियां हो गई। तीसरी कमी आप ऐसे याद करो कि क्यों कुछ लिगेंड होते हैं जैसे साइनाइड वो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और क्यों कुछ लिगेंड जैसे फ्लोराइड है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो हम वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत पे नहीं बता पाते, है ना। आगे जाके आप देखना कि हमें ये बात CFT बताएगी कि क्यों साइनाइड ऐसा कर रहा है और क्यों फ्लोराइड ऐसा कर रहा है, ओके। फिर अगली लिमिटेशन हमने ये पढ़ी कि हम देखते हैं कि कोबाल्ट प्लस सेकंड के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो अच्छे अपचायक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी लेवल पे होता है। अगर ऐसी चीज है तो कॉपर प्लस सेकंड के स्क्वायर प्लेनर संकुलों को भी क्या होना चाहिए? अच्छा अपचायक, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इसकी अगली कमी है। इसके अलावा नेक्स्ट कमी जो हमने ये पढ़ी थी कि अगर हम कॉपर +2 के स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड की ये सारी स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 4p में नहीं है बल्कि किसमें? 3d में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है।
फिर नेक्स्ट जो कमी हमने ये पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ये जो सिद्धांत है वो हमें किसी अभिक्रिया की गति और उसकी क्रियाविधि को नहीं समझा पाता है। इसके अतिरिक्त हमें ये सिद्धांत यह भी नहीं समझा पाता है कि विकृति क्या होती है, क्यों कॉपर के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, यानी जैसे हेक्सा एक्वो कॉपर प्लस जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, आप ध्यान से देखो इसमें सारे लिगेंड क्या है, वाटर है। तो हमें क्या लगता है कि इट मस्ट बी अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, लेकिन ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा नहीं है। इसमें हम देखेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस के जो लिगेंड है जो स्क्वायर पे प्रेजेंट है वो तो बराबर लंबाई पर हैं, लेकिन जो जेड एक्सिस के लिगेंड है दो वाटर वाले वो थोड़े दूर हैं, यानी इसकी जो ये विकृति है वो कहलाती है टेट्रागोनली डिस्टॉर्शन। तो कुल मिलाकर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें विकृति के बारे में नहीं समझाती। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तो वो क्या करती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिर वो क्या निकालती है, ज्योमेट्री निकालती है। तो ये तरीका हर वक्त सही नहीं है। अगर हम ऐसा देखें तो जो निकिल प्लस 2 के जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा और डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। लेकिन निकिल प्लस 2 का क्लोराइड के साथ जो संकुल है वो क्या है, चतुष्फलकीय है, यानी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनुचुंबकीय होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये स्टेटमेंट दे दें कि सारे निकिल प्लस 2 के स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे निकिल प्लस 2 के जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो डायमैग्नेटिक नहीं होकर के क्या थे, पैरामैग्नेटिक थे, राइट। तो ये सारी कमियां हैं जो कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ी। नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कमियां हमारे दिमाग में होगी तभी हम उस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू बच्चों।